बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सानह बल्दिया केस का फैसला कुछ देर बाद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सख्त सिक्योरिटी में अदालत में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी अदालत पहुंच गए हैं। रऊफ सिद्दीकी, रेंजर्स, प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकला भी अदालत में मौजूद है। मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को भी अदालत पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, सानहा बल्दिया केस का फैसला अब से कुछ ही देर बाद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अदालत में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी की अगर बात करें तो वो भी अदालत पहुंच गए हैं। रऊफ सिद्दीकी, रेंजर्स, प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकला भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, जबकि मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान भोला को भी अदालत पहुंचा दिया गया है। तो अहम फैसला और इसे पाकिस्तान का 9/11 करार दिया गया। 8 साल हो गए और वो लोग जिन्होंने इस सानहे में अपने प्यारे खोए, उन्हें इस ही घड़ी का इंतज़ार था, आज के दिन का इंतज़ार था कि आया ये फैसला। अब देखना यह है कि क्या सुनाया जाएगा और जो इंसाफ के मुतलाशी हमें नजर आते हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं। GIT जो रिपोर्ट आई थी उसने इस सानहे को दहशतगर्दी करार दिया था। सानहे बल्दिया फैक्ट्री का फैसला आज सुनाया जाएगा और जिंदा जलाए गए 259 अफराद के लवाहिकीन को इसी दिन का इंतजार था। 8 साल पहले इंतहाई हौलनाक, पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई हौलनाक वाक़े से करार दिया गया था, जो कि 8 साल पहले वाक़या हुआ था। और 12 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग जब भड़की थी तो लोगों का ये कहना था, जो यानी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, कि जिन्होंने आग लगाई थी वो बाहर खड़े होकर चर्स पीते रहे, कोई मदद को नहीं आया। इब्तदाई तौर पर वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया गया था। सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जिंदा जलाए गए 259 अफराद के लवाहिकीन को इसी दिन का इंतजार करते हुए 8 साल बीत गए। 12 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी थी। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया गया, लेकिन बाद में ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि आग लगी नहीं है, बल्कि भत्ता ना देने पर, याद रहे कि 8 करोड़ भत्ता था ये, और भत्ता ना देने पर यह आग लगाई गई है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। केस में कब कब क्या क्या मोड़ आए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 170 समातें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुल्क की तारीख का अहम मुकदमा अंजाम को पहुंचा। केस की शुरुआत से अंजाम तक कई मोड़ आए। 11 सितंबर 2011 250 खानदानों पर कयामत टूटी। 12 सितंबर 2011 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 14 सितंबर 2011 फैक्ट्री मालिकान अब्दुल अजीज भायला, अरशद भायला और राशिद भायला ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल की। अवामी दबाव बढ़ा तो सिंध हुकूमत ने 12 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जाहिद कुर्बान अलवी की सरबराही में तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया, मगर भांडा उस वक्त फूटा जब MQM कारकुन रिजवान कुरैशी के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा की गई। 7 फरवरी 2015 को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। 23 फरवरी 2016 को DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में JIT ने भी यही रिपोर्ट दी और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की भी सिफारिश कर दी। 11 मार्च 2017 को मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किया गया। 19 सितंबर 2019 मुकदमे में अहम मोड़ आया। फैक्ट्री मालिक अरशद भायला ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया।
21 नवंबर 2019 इस्तिगासा की जानिब से शवाहिद मुकम्मल हो गए। अदालत ने 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। 3 फरवरी 2020 को फरीकैन के बुकला के हतमी दलाइल का आगाज हुआ। 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। और सानहा बल्दिया केस का फैसला सुनने के लिए मुतासरीन इकट्ठे हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताएगा, कुछ देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा, मुतासरीन को बेसब्री से इंतजार था आज के दिन का और आज के दिन जो फैसला आएगा उसका। और देखिए सामने बल्दिया जो केस का फैसला है वो आज मुतवक्के तौर पर सुना दिया जाएगा। और जो सानिया में जो मुतासरीन के जो अहले खाना है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि इस फैसले का, और उनका ख्वाहिश है कि ये फैसला बहुत अच्छा है और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं और फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ मुतासरीन के वालिदैन से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपका बेटा क्या नाम था उनका और क्या कहेंगे फैसले के हवाले से? मेरे बेटे का नाम था मोहम्मद कामरान और हम 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस फैसले के लिए, तो अल्लाह करे बेहतर से बेहतर हो। क्या उम्मीद रखते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिल पाएगी? भाई उम्मीद तो यही है। तो एक और यहाँ पे मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपके बेटे का क्या नाम था और कैसे इस फैक्ट्री में जो है जो जला है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद जमील है और हमें टीवी पे खबर पड़ी है कि फैक्ट्री में आग लगी। जब हम वहाँ गए तो आगे बड़ा हुजूम लगा हुआ था। अपने मेरे बेटे की लाश 3 दिन के बाद मिली। अच्छा, आज फैसला आ जाएगा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं फैसले से? कौन सा फैसला? आज बल्दिया केस का फैसला सुनाया जाएगा जिसके लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं आप लोग सुनने के लिए, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिल पाएगी? सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, शाहनवाज अली कादरी मुतासरीन के साथ मौजूद थे और जो उनकी गुफ्तगू थी उससे यही लग रहा था कि वो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 8 साल हो गए हैं इस हौलनाक वाक़े को। 8 साल पहले किस तरह से बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन ये कहा गया कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, जिस पे GIT रिपोर्ट भी आई और इस GIT रिपोर्ट में पुलिस की तफ्तीश को नाकिस करार दिया गया। और इसके बाद जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हुई है उससे मुताल्लिक आज एक वाज़े फ़ैसला देगी अदालत की जानिब से। वाज़े फ़ैसला आने के बाद ये पता चल सकेगा कि जो मुतासरीन के लवाहिकीन हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो उनके घर वाले हैं, उनको ठंड मिली है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, फैसले का दिन इस सानहे को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया गया, हौलनाक वाक़या ही पाकिस्तान की तारीख का। आपको क्या लग रहा है कि जो तफ्तीश की गई या जो GIT रिपोर्ट भी सामने आई थी उसको अगर हम सामने रखें तो अभी जो फैसला आने वाला है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो फैसला क्या होगा? लेकिन फैसले के बारे में तो कोई प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 3 साल के बाद जो JIT बनी थी उसने इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और वो JIT जो है उसमें बहुत नामवर लोग, वो बहुत नामवर इदारों के नुमाइंदे जो हैं वो शामिल थे। सारे के सारे रेलिवेंट भी थे और तहकीकात का उनको तजुर्बा भी था। उन्होंने पहली जो FIR थी उसको ख़त्म करके नई FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और उसमें उन्होंने उसका रंग और उसका रुख ही तब्दील कर लिया था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे फैक्ट है कि किसी भी को जो क्राइम साइट है उस पर जो फौरी तौर पे वहाँ से इकट्ठे होने वाले शवाहिद होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जब 3 साल के बाद आप उन शवाहिद की रोशनी में कोई चीज़ किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अलबत्ता इसके बावजूद ऐसे शवाहिद उनको मिल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे वाक़े को जिसको कि सिंपली जो है वो एक हादसा करार दिया जा रहा था। अलबत्ता कुछ जो उसके फैक्ट्री मालकान हैं उन पे गफलत की वजह से मर्डर का चार्ज लगा था, लेकिन वो मर्डर बेसबब था और उनकी गफलत का उसको नतीजा करार दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो असल जो कहानी थी वो शुरू ही उस वक्त होती है जबकि रेंजर्स ने इसको पॉइंट आउट किया और उसके बाद इसकी जो है वो एक JIT बनी
8 रुकनी JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके जो रिपोर्ट मुरतब की थी उसमें उन्होंने कहा कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि दहशतगर्दी का एक वाक़या था, ये सैबोटाज था और इसका पर्पज़ था और पर्पज़ ये था कि वहाँ पे उनसे 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था, भत्ता ना मिलने पे ये आग लगाई गई। उसके बाद इस केस ने कई टर्न लिए, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात उनको इस हवाले से भी पेश आई कि जो मेन मुलजिम था जो इस वक्त तो बहरहाल कैद में है, ज़ुबैर चरिया, वो उस वक्त बैरून मुल्क भाग चुका था और फैक्ट्री मालकान में से भी एक जो है वो भागा हुआ था और उन्होंने उसका बाद में वीडियो लिंक से पिछले साल जो है वो उसका बयान रिकॉर्ड किया। लेकिन अलबत्ता मेन इम्पॉर्टेंस उन मुलजमान की थी जिन तक कि इसका सुराग गया था और ज़ुबैर चरिया को वापस लाने के लिए भी बहुत कोशिशें की। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उनके वालिद जो हैं मोहम्मद नज़ीर, उनको 3 मरतबा JIT ने सऊदी अरेबिया का आने और जाने का टिकट जो है वो फराहम करने की पेशकश की, लेकिन मोहम्मद नज़ीर ने उससे इनकार कर दिया था, गोया एक तरह से वो तावन उनको नहीं मिल रहा था। अलबत्ता बहरहाल वो बाद में कानून की गिरफ्त में आ गया और उससे फर्दर तहकीकात भी हुई और ये केस चलता रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि 100 से ज़्यादा इसकी पेशियाँ, 117 पेशियाँ बताई जाती हैं। डेफिनेटली उसमें इस्तगासा के पास जो कुछ था वो उसने यकीनन पेश किया होगा, लेकिन हमें इस बात को सामने रखना चाहिए कि इसको हादसे से तखरीबकारी या हादसे से दहशतगर्दी करार देने के दरमियान 3 साल का वक्फा है और इसमें शवाहिद के ज़ाया होने, गायब होने, छुपा दिए जाने के बहुत इम्कानात होते हैं। तो मुकदमात का फ़ैसला तो हमेशा और ख़ास तौर पर फ़ौजदारी मुकदमात का फ़ैसला तो शवाहिद की रोशनी में होता है। अब देखते हैं कि इसमें केस जो है वो किस हद तक जो है वो जान रखता है। एक बात और इसमें जो है वो ज़िक्र करना ज़रूरी है कि इस कदर उस वक्त मजबूती के साथ जो वो मुलजमान थे उन्होंने हक़ाइक़ को दूसरा रुख दिया कि जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी मरहूम, जो कि खासा बड़ा नाम भी थे, बाद में वो सिंध के कायम मुकाम वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के तौर पे भी वो सामने आए थे, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें भी इसको एक हादसा करार दिया गया और जो जिम्मेदारी है वो डाली गई कि जी फायर ब्रिगेड एक इतला के मुताबिक 90 मिनट ताख़ीर से और दूसरी इतला के मुताबिक 75 मिनट ताख़ीर से पहुंची, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया। फिर मालकान को ज़िम्मेदार करार दिया कि उन्होंने वहाँ पे ऐसा बंदोबस्त नहीं किया हुआ था कि आतिशज़दगी की सूरत में वहाँ पे आग पे काबू पाया जा सके। फिर एग्ज़िट का मामला जो है उसको भी उन्होंने उठाया। गोया दूसरे लफ्ज़ों में उनकी रिपोर्ट जो है वो सारे की सारी इस बात के गिर्द घूमती थी कि ये एक हादसा था और वो जो तखरीबकारी वाला पहलू है और उस तखरीबकारी या उस दहशतगर्दी के पीछे जो पर्पज़ है वो बिल्कुल छुप गया और इसके बावजूद छुप गया कि अखबारात में उन्हीं दिनों ये सारा वाक़या जो है उसको इस एंगल से देखा जा रहा था। लोगों के इल्ज़ामात सामने आ रहे थे कि ये भत्ते का केस है, इसमें एक बड़ी पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो इसमें मुलव्वस है। अगर वो पार्टी लेवल पे ना सही लेकिन कम अज़ कम उसके जो लोकल क़यादत के लोग हैं, ख़ास तौर पे उसमें जो है वो हमाद सिद्दीकी नाम के जो साहब हैं उनका नाम लिया जा रहा था कि ये लोग मुलव्वस हैं, इनको इस एंगल से देखा जाना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि पुलिस रिपोर्ट भी और खालिद साहब ये बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन जो ऐलानात भी किए गए उसके बाद भी लवाहिकीन के लिए कुछ नहीं किया गया, ये उससे भी बड़ा जुल्म है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके बाद किरण नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि बल्दिया फैक्ट्री के सानहे को 8 बरस गुजरने के बावजूद लवाहिकीन अपने प्यारों को नहीं भूल सके। ऐसे ही एक वालिद से मिलवा रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। 26 साला मोहम्मद कामरान तो चला गया मगर वालिद के पास अपनी यादें छोड़ गया। घर की दहलीज पर पोते रूहान के साथ ये हैं मोहम्मद इसहाक। ये बदनसीब बाप आग की इत्तला मिलते ही फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, मगर कामरान तो कब का दुनिया से रूठ चुका था। बाप को आकर गले कैसे मिलता। उसका मोबाइल हैंग हो गया था, उस मतलब है धुएं की वजह से, और उसकी डेड बॉडी मिली थी, जली नहीं थी, वो धुएं में कहीं फंस गया था।
वो खौफनाक आग आज भी कामरान के वालिद की आंखों में घूमती है। अब तो वो धुआं देखकर भी डर जाते हैं। कहीं भी अगर धुआं या आग देखते हैं तो बदन कांपने लगता है। यानी कि अभी भी किसी फैक्ट्री के बाहर या कचरा कोई जल रहा हो तो हम उसके करीब नहीं जा सकते। कितनी मतलब परेशानी होती है। सानहे के दीगर मुतासरीन की तरह मोहम्मद इसहाक भी वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलने के मुंतज़िर हैं। हमारे नज़दीक तो मतलब सेठ ही जुर्मदार है कि जिसने फैक्ट्री चलवाई। अब तुम्हारे साथ मामला था तो आप उससे डील करते या कुछ भी करते, इतना बड़ा हादसा तो ना होता। अब हमें इसमें पता नहीं हादसा था या साजिश थी, हमारे तो बच्चे गए। अपनों की जुदाई का गम तो नहीं हो सकता कम। हाँ, अगर सानहा बल्दिया के मुजरिम कैफर किरदार तक पहुँचा दिए गए तो लावाहिकीन को किसी हद तक करार आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सानहा बल्दिया के इस्तफाक मुल्जिमान में जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला सरे फहरिस्त हैं। जी हाँ, मुल्जिमान ने आग कैसे लगाई और गिरफ्तार कैसे हुए, तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। सानहा बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी किरदार जुबैर चरिया। 11 सितंबर 2012 को क़यामत ढाने से पहले जुबैर चरिया फैक्ट्री में ही मंडला रहा था। अली इंटरप्राइजेज का मालिक इंकशाफ कर चुका है कि आग लगने से पहले जुबैर अपने 5 साथियों के हमरा फैक्ट्री आया। सबके हाथों में स्याह थैले थे। जुबैर चरिया ने एक बैग गोदाम की तरफ फेंका और 2 से 3 मिनट में आग फैल गई। दरिंदगी का आलम यह था कि एक तरफ इंसान जिंदा आग में जल रहे थे और जुबैर चरिया अपने दोस्तों के साथ चरस पी रहा था। मुलाजमीन आग बुझाने और मजदूरों को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर जुबैर चरिया मजे से कैंटीन में बैठा रहा। ये वही जुबैर है जो फैक्ट्री के फुजले से लेकर भत्ते की सारी रकम ठिकाने लगाने में पेश रहता था। जुबैर का फैक्ट्री मैनेजर मंसूर और MQM के कारकुन माजिद बेग से बड़ा याराना था। मंसूर मैनेजर ने ही 2005 में जुबैर चरिया को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। सानहा बल्दिया का एक गवाह जुबैर चरिया समेत अब्दुल रहमान भोला और दीगर की सिफाकियत का पर्दा चाक कर चुका है। अब्दुल रहमान भोला भी उन नामालूम अफराद में से एक है जो आग लगने से पहले जुबैर चरिया के साथ फैक्ट्री आए थे। सानहा बल्दिया पर मजीद भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, इंसान का काम कोशिश करना है, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। इमरान खान का कहना था, अब वक्त आ गया है, हमें उस रास्ते पर जाना है जिस पर पाकिस्तान बनने के बाद चलना चाहिए था। नया दिन की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौर की तालिबा को कत्ल और ज्यादती की धमकियां देने वाला इब्शाम पकड़ा गया। FIA ने इब्शाम को वालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। और समा के सांगढ़ में नुमाइंदे यासीन मुगल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की शिरकत। यासीन मुगल 10 साल समा से वाबस्ता रहे, 1 साल से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। वेलकम बैक। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको ये बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत शुरू हो गई। सानहा बल्दिया केस का फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लोग भी जमा है और लवाहिकीन भी पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत इस वक्त शुरू हो गई है। सानहा बल्दिया केस का फैसला कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। ये मामला आपको बताएं कि दूसरी GIT बनाई गई थी जिसमें दुबई जाकर फैक्ट्री मालिकान का बयान लिया गया था और जो GIT थी उसकी कोशिशें रंग ले आई थी और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था कि वहाँ पर दरअसल आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई। बिल्कुल। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद है। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। रऊफ सिद्दीकी रेंजर्स, प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकला भी अदालत में इस वक्त मौजूद है। मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला भी अदालत पहुँच गया है। तो ये वो दिन जिसका इंतज़ार था लवाहिकीन को, जिन्होंने अपने प्यारे खोए इस सानहे में
पाकिस्तान की तारीख का इसे 9/11 कहा जाता है। हौलनाक ये वाक़या पेश आया था 11 सितंबर को, जब आग लगाई गई थी और जो JIT बनाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये वाक़या दहशत गर्दी है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, हमने देखा कि इस पर JIT बनती है, फिर बातें होती हैं, बयानात आते हैं, जैसे कि भी खालिद साहब भी हमें कह रहे थे कि शवाहिद की रोशनी में अब देखना ये कि होता क्या है। शवाहिद तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बातें भी बहुत हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, जो लोग 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग 8 साल से तरस रहे थे कि इंसाफ उन्हें मिले, क्योंकि जो वादे उनसे किए गए, जो दावे उनसे किए गए वो तो पूरे नहीं हुए, आज कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आएगा? महक, बहुत शुक्रिया आपका। इस मुल्क में अगर किसी की जानिब देखा जाता है और अगर कहीं इंसाफ की उम्मीद होती है, तवक्को होती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत है कि जहाँ से इंसान को उम्मीद होती है कि उसे कोई अच्छा फ़ैसला, उसके हक़ में कोई फ़ैसला या उसे इंसाफ, उसके प्यारों को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। ये जो 9/11 का पाकिस्तान का वाक़या है, ये सानेहा, ये बड़ा दर्दनाक सानेहा मुझे आज भी याद है कि जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं मैं उसी जगह पर मौजूद थी, यही स्टूडियो था, यही वो कैमरा था, और जब हम अपने नाज़रीन को ये अफसोसनाक, ये हौलनाक ख़बर दे रहे थे, और जब उस वक्त जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी, जब इस मौके पर, इस जगह पर हम जाते थे, तो वहाँ इंसानी गोश्त के एक जलने की जो एक स्मेल होती थी, आज भी अगर इसके लिए बात की जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तकलीफ़, वो अजियत, वो शिद्दत के 3 साल तक ये भी नहीं पता चल सका कि असल में जो वहाँ पर लोग जल चुके हैं, भुन चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं, वो बेसिकली अपनी मौत नहीं मरे हैं, इस आग का शिकार नहीं हुए, बल्कि लगाई हुई इस आग का शिकार हुए हैं कि यहाँ पर ये दहशत गर्दी हुई है। अल्लाह जानता है कि आज क्या फ़ैसला आने वाला है, लेकिन वो 259 ख़ानदान वो पिछले 8 सालों से मुंतज़र हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। इंसाफ आज क्या होता है ये जब फैसला सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन महक, आपने जो बड़ी बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये आलम, ये हाल दहशत गर्दी का, इससे बुरा वाक़या या इससे बुरा सानेहा मज़ीद क्या हो सकता है कि पहले आपने दहशत गर्दी की, पहले उन लोगों को, उन ख़ानदानों की तमाम, ये 259 ख़ानदान, ये तमाम की तमाम ख़ानदानों को जलाया है। असल में कई सारे लोग, इसमें वो लोग थे जो अपने पूरे पूरे घरों को चला रहे होते थे। बिल्कुल किरण, मैं सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप जो बयान करिए ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उस वक्त जिन्होंने ये झेला होगा उनकी क्या कैफियत होगी। हमने देखा जो तफ्तीश का प्रोसेस है वो इस नई पाकिस्तान में हमने देखा बहुत सारे केसेस में डिले होता है। आप कह रही हैं 3 साल के बाद जब JIT, हमने देखा कि JIT बनती है, 3 साल तक तो यही पता नहीं था कि लोग ये कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि किसके हाथ पे वो अपना लहू तलाश करें। हम क्यों देखते हैं इतने इस तरह के केसेस में इतना डिले, हम क्यों देखते हैं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? देखें, बेसिकली सबसे बड़ा मसला हमारे पास प्रोसिक्यूशन का होता है। जैसे जैसे प्रोसिक्यूशन होती जाती है या शवाहिद को ज़ाया कर दिया जाता है या शवाहिद को इतना कमज़ोरी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा होता है कि शवाहिद जैसे जैसे ज़ाया होते जाते हैं, वैसे वैसे जो असल मुजरिमान होते हैं, जो बड़ी गर्दनें होती हैं, जो मोटी मछलियाँ होती हैं, वो बचती जाती हैं, और जो पतली गर्दनें होती हैं वो फिर इस तरह से आगे बढ़ती हैं, और उनके साथ कुछ ना कुछ ऑब्वियसली जो इंसाफ के तकाजे होते हैं वो पतली गर्दनों के साथ पूरे हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम, जिसका खालिद साहब ने भी तस्करा किया, जो इस केस के अंदर शामिल हैं, जिनके बारे में फैक्ट्री मालिकान ने भी बयानात दिए, जिनके बारे में जो 315 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, उन लोगों ने बयानात दिए, जिनके बारे में जुबैर चरिया ने खुद बताया, आरिफ भोला ने खुद बताया, जो वहाँ का इंचार्ज था उसने खुद बताया। वो बड़े बड़े नाम जो आज भी दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, जो आज भी लंदन ग्रुप का हिस्सा हैं, ये बड़े बड़े नाम, लेकिन आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अब अगर इंसाफ होता है, अगर फैसला होता है, तो ये लोग जो कस्टडी में हैं उनके साथ तो उनको तो सज़ाएँ दे दी जाएंगी, उनको तो सज़ाएँ मिल जाएंगी, लेकिन वो लोग, उनके लिए फिर एक बड़ा प्रोसेस होगा और ये कानूनी मामला होगा जिस पे मुझसे ज़्यादा बेहतर और बेहतर तरीके से खालिद साहब भी रोशनी डाल सकते हैं कि अगर आज फर्द जुर्म आयद होती है, अगर आज उनके खिलाफ ऑब्वियसली बात होनी है और होनी चाहिए, होती है, तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। और फिर खालिद साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खालिद साहब से ये बात पूछ लूँ कि फिर क्या खालिद साहब, फिर जिस तरह से 8 साल ये लगे हैं, फिर मज़ीद हमाद सिद्दीकी और दीगर लोगों को जो बड़े बड़े नाम इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको लाने के लिए क्या फिर हम देखेंगे कि केस का फैसला और जो इंसाफ है वो 3 और 4 साल आगे फिर डिले होगा? खालिद साहब।
जी देखिए, इस सिलसिले में कार्रवाई क्या हुई है ये तो कराची का कोई दोस्त जो है बेहतर बता सकते हैं, लेकिन JIT ने उस वक्त भी ये रिकमेंड किया था कि वो तमाम लोग जिनका कोई नाम इसमें आ गया है और वो बैरून मुल्क हैं, उनके पासपोर्ट मनसूख करके उनको मुल्क में वापस लाने के लिए जो है वो एफर्ट्स की जानी चाहिए। अब उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो बहरहाल ये आती हैं कि अगर वो किसी ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं कि जिसका अपना लॉ पाकिस्तान में उन लोगों की वापसी के रास्ते में रुकावट है, मसलन लंदन की अगर हम बात करें तो वहाँ से किसी ऐसे मुलजिम की वापसी मुमकिन ही नहीं जिसे पाकिस्तान आने के बाद किसी जुर्म में मौत की सज़ा होती है। और अगर किसी ऐसे बंदे को वापस लाने की बात हो भी तो वो फिर पाकिस्तान को एक अंडरटेकिंग देना पड़ती है। अगरचे ऐसे मुलजमान पाकिस्तान की तहवील में थे, ये आपने देखा कि जो इमरान फारूक कत्ल केस था उसमें वो मुलजमान पाकिस्तान की तहवील में थे, लेकिन बरतानिया से उनका उसके जो शवाहिद हैं और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो भी माहासल था वो लेने के लिए पाकिस्तान को ये अंडरटेकिंग देना पड़ी कि अगर ये जुर्म साबित भी हो गया और आपकी ये जो तहकीकात है इसकी रोशनी में हमें मदद मिली तो भी हम इनको सज़ाए मौत नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में 302 की सबसे बड़ी सज़ा है वो उसके बारे में अंडरटेकिंग देना पड़ी कि हम इन मुलजमान को अगर आप हमें शवाहिद फराम करते हैं तो हम इनको सज़ाए मौत नहीं देंगे, चाहे जाए कि उन लोगों की वापसी के लिए जो है वो कोई कार्रवाई की जा सके। तो मैं ही समझता हूँ कि ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बहरहाल बनती है और इस तरह से ये वो उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक सेफ़ हेवन बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको के इतने घिनौने जुर्म में इंतहाई सज़ा देना ज़रूरी है। वो अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ का जो कानून है उसकी रोशनी में वो बच निकलते हैं, क्योंकि वो अपना जो उनका एक्सट्रेडिशन लॉ है वो उसको फॉलो करते हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि अदालत जो है फर्दर प्रोसीड क्या करती है। वो लोग जिन उनके ख़िलाफ़ इन एब्सेंशिया कोई चीज़ें इस्टेब्लिश भी हुई हैं या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा एब्सेंशिया में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उनको इश्तारी तो करार दे दिया जाता है लेकिन उनका ट्रायल नहीं होता। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल हमें पानामा केस में दिखाई देती है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो हैं उनका केस अलग कर दिया गया है और पानामा में बाकी जो उनके 3 शरीक मुलज़म, उनके वालिद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, उनकी हमशीरा मरियम नवाज़ और उनके बहनोई कैप्टन सफदर जो हैं उनको तो सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, लेकिन उन दोनों का अभी केस पेंडिंग है। तो अब ये देखना होगा कि इस दौरान उनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो होंगी तो उसकी फाइंडिंग शायद अदालत से सामने आ जाए, लेकिन उनके हवाले से किसी सज़ा की जो है वो कोई तवक्को बिल्कुल खालिद साहब, ट्रायल इन चाहिए। एब्सेंशिया के काफ़ी केसेस हैं पाकिस्तान में और देखना है कि उस केस में क्या होता है, लेकिन जो ज़ेरे बहस केस है उस हवाले से जो फैसला आने वाला है सबकी नज़रें इस वक्त अदालत पर लगी हुई हैं और बल्दिया की मुतासरा फैक्ट्री के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर हैं ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा क्या मनाजिर हैं वहाँ पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस बल्दिया फैक्ट्री के बाहर जहाँ 8 साल पहले मौत का घिनौना खेल खेला गया था और 259 अफराद लुक़्मा अजल। मुख्तलिफ लोगों से इस अरसे में हमारी बातें होती रहीं, मुतासरीन से मुतादिद बार रब्ता हुआ, हर साल यहाँ पे बरसी के इज्तिमा भी होते रहे। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि अगर उन्हें कहीं धुआं भी नज़र आता है तो वो अब डर जाते हैं। कुछ माएँ अपने बेटों के इंतज़ार में अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत से लोगों के बच्चे, किसी का सुहाग, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी के बुढ़ापे का सहारा इस फैक्ट्री में काम करते थे, वो सब के सब जुर्म बेगुनाही की नज़र हो गए और अब 8 साल के बाद फैसला आ रहा है। लोगों को इसी चीज़ का इंतज़ार था। लोगों का ये भी कहना था कि आरिफ अलवी जब MNA थे तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि PTI की हुकूमत में EOBI का सिलसिला जो है जारी रखा जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद EOBI ने पेंशन देने का सिलसिला भी मुतासरीन को बंद कर दिया था। तो इस हवाले से मुतासरीन के जो मुतालबात हैं उनमें से एक ये भी है कि जिन मरने वालों की पेंशन जारी की गई थी वो पेंशन दोबारा जारी की जाए। और सबसे अहम तरीन बात यह कि मुतासरीन का ये भी कहना है कि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया खुर्शीद आलम। इस ताक में, इस राख में ढूंढा नहीं मिलता, बूढ़े को बुढ़ापे का
सहारा नहीं मिलता। लाशों के संबार में देखा नहीं मिलता। इनमें तो मुझे एक भी अपना नहीं मिलता। माँ जान छिड़कती थी उसी लख्त जिगर पर, और आज वही जान से प्यारा नहीं मिलता। अब तू ही बता दे कि भला रोएं तो कैसे, सर रखें कहाँ, अब तेरा शाना नहीं मिलता। वेलकम बैक। तो आपको बताएं कि कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 8 साल बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सनती हादसे बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कानून साज रऊफ सिद्दीकी और 9 दीगर मुल्जिमान के खिलाफ अपना फैसला आज सुनाया जाएगा। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में मर्द और खातीन समेत फैक्ट्री में काम करने वाले 259 अफराद ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्हें जिंदा जलाया गया। तो आज एक अहम फैसला और जो लवाहिकीन हैं उनकी नज़रें लगी हैं अदालत के इस फैसले पे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभी हमें ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल बताएगा उस वक्त हमने देखा कि जो मनाजिर थे वो इंतहाई दिल खराश थे। किरण भी हमें बता रही क्योंकि वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने वहाँ से कवरेज भी की थी। आप भी उस टाइम कवरेज कर रहे थे, आप भी उस टाइम रिपोर्ट कर रहे थे। जो आपके मनाजिर थे, जो आपने देखे वहाँ पर, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, ये खबर ही ब्रेक मैंने की थी, आग लगने की ये खबर जो सानेह बल्दिया की थी वो खबर ब्रेक मैंने की थी। मुझे वहाँ से गुजरने वाले एक मेरे जो है जानने वाले ने इत्तला दी थी कि यहाँ पर जो है वो आग लगी है फैक्ट्री में। उससे हमने कंफर्म किया, चेक किया तो पता चला बिल्कुल आग लगी है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो मनाजिर जो देखे हैं हमने वो कभी नहीं भूल सकते। लोग जो है वो बिलबिला रहे थे, चीख रहे थे, खिड़कियों से बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगा रहे थे और फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी पहुंची थी और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक और गाड़ी को रोक कर जो है वो मदद मांगी थी। एक स्नार्कल जो पहुंची थी वो उस वक्त ख़राब हो गई थी और लोग बेबसी के आलम में थे और जो लोग मदद करने वाले थे वो भी जो है वो परेशान थे। खिड़कियों से 2-2, 3-3 मंजिला से जो है वो ख़वातीन और मर्द छलांग मार रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। जो ख़वातीन के पास दुपट्टे या चादरें जो थी वो बांध कर उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही थी। कई लोग नाले में गिरे, झाड़ियों पे, सड़क पे गिरे, गिर के ज़ख्मी हुए। लेकिन जो मनाजिर थे वो कभी भी जो है वो नहीं भूल सकते। बेबसी का आलम था लोगों का वहाँ पर। और फिर जो है वो कई देर बाद जो है वो फिर दूसरी फायर ब्रिगेड आई और दीगर अमला आया, जब तक जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी थी। आग ने जो है वो फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था और फैक्ट्री के 3 मंजिल पर जो है वो आग फैल गई थी। तो इतनी तेज़ी से जो वो आग फैली तो उस वक्त जो है वो कई शकूक व शुबहात थे और फैक्ट्री की जो है वो कई ग्रिल्स, खिड़कियाँ, दरवाजे जो है वो बंद थे, लॉक थे। लोग जो है वो उसमें से झांक के जो है वो मदद के लिए पुकार रहे थे। तो वो मनाजिर आप सोचें कि किस तरह से होंगे कि जब वो आग लगी हुई है और आग के दौरान घिरे हुए लोग जो है वो बेबसी के आलम में सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। तो जिस हद तक जिसका हो रहा था आम लोगों ने काफ़ी तौर पर मदद की। फिर इंतज़ामिया पहुंची, सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी थी और सूरत हाल हाथ से बाहर निकल चुकी थी, आग बेकाबू हो चुकी थी और इतना बड़ा सानहा रौनुमा हुआ। तो हमने जो है वो ज़िंदगी हर ये पाएंगे कि किस तरह के मनाजिर थे और वो जो लोग अपने प्यारों से देखने के लिए आए थे, उन्हें बचाने के लिए आए थे, वो भी बेबस खड़े हुए थे। एक और कहानी मैं आपको बताऊं कि एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा तो बाहर आ गया था, दूसरा जो है नहीं था, तो वो उसको बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश में था, लेकिन बाप ने जो है वो मजबूरन उस बच्चे को पकड़ दिया कि वो अंदर ना जाए। तो इस तरह के जो है वो वाक़यात और मनाजिर हमने देखे कि लोग किस तरह से बेबसी के आलम में परेशान थे वहाँ पर खड़े हुए। फिर इब्तिदाई तौर पर इस वाक़े को हादसा करार दिया गया था। फिर जो है वो अचानक मोड़ आया और रिजवान कुरैशी नामी एक बंदा जो है वो सामने आया। वो इस वक्त गायब है। रिजवान कुरैशी, उसका किरदार बस ये था कि उसने इंकिशाफ किया और इंकिशाफ करके जो है वो
फिर जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ी। इसके बाद से रिजवान कुरैशी कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। तो ये आज जो है वो 8 साल गुजर गए इस वाक़े को। और फैसल आपको यहाँ पे रोक रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताएं कि अदालत ने 22 सितंबर तक ये फैसला मौखर कर दिया है। सानिया बल्दिया केस अदालत ने ये फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया है। फैसला महफूज किया गया था, 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल हुए थे और फैसला सुनाया जाना था। अब तक की सबसे बड़ी अदालत से मुतालिक जो खबर है, अदालती कार्रवाई से मुतालिक खबर, वो आपको बता रहे हैं कि सानिया बल्दिया केस 22 सितंबर तक ये फैसला मौखर किया गया है। 8 साल बाद इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही थी। 9/11 इसको पाकिस्तान का कहा गया, पाकिस्तानी हिस्ट्री का ये हौलनाक वाकया था। और 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में मर्द और ख़वातीन समेत फैक्ट्री में काम करने वाले 259 अफराद ऐसे थे जो कि जिंदा जले, और ना जाने कितने घर ऐसे थे जहां से जनाजे उठे। और ये वो आग है जो कि लवाहिकीन के सीनों में आज तक जल रही है। अभी अदालती कार्रवाई से मुतालिक जो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं वो ये है कि 22 सितंबर तक ये फैसला मौखर कर दिया गया है। जी हाँ महक, आपने सही फरमाया कि इसको अगर पाकिस्तान का 9/11 कहा जाए तो बेजाना होगा। अब ये जो फैसला है ये 22 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। इस केस में अहम मोड़ तब आया जब 2015 में MQM का एक कारकुन रिजवान कुरैशी गैर कानूनी असलहे के केस में गिरफ्तार हुआ था। फिर रेंजर्स ने सिंध हाई कोर्ट में एक तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें रिजवान कुरैशी ने यह एतराफ़ किया था कि सानिहा बल्दिया में वो मुलव्विस है। उसने ये भी इंकशाफ किया था कि बल्दिया फैक्ट्री का सानिहा कोई हादसा नहीं था बल्कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है। पहले सेशन अदालत में, उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुंतकिल हुआ और आज ये फैसला आना था जो अब 22 सितंबर तक मौखर हो गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।